28 दिसंबर 2025 की रात लगभग 12 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। रजनी नाम की एक महिला की अचानक से आंख खुल जाती है और वो बहुत जोर से चीख जाती है। जैसे ही चीखती है, चिल्लाती है, उसकी चीखों की आवाज़ सुनने के बाद उसके पास में ही उसका एक बेटा भी सो रहा है, उसकी एक बेटी भी सो रही है। वो भी जाग जाते हैं और दोनों बच्चे ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि माँ को बहुत ज़्यादा तेज पसीना आ रहे थे और सर्दियों की वो रात थी। इसी बीच में जो सास और ससुर उस घर के अंदर रहते हैं वो भी जाग जाते हैं। वो मौके पर आकर देखते हैं तो रजनी एकदम अपने पसीने से तरबतर हो रही थी। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की कि बेटा हुआ क्या है, क्या दिक्कत है, तुम इतनी घबराई हो क्यों हो, इतनी परेशान क्यों हो। वो रोते हुए कहती है कि मुझे एक बहुत ही बुरा सपना दिखाई दिया है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिरकार करूँ तो क्या करूँ। वो पूछते हैं कि क्या सपना देखा है। उसने कहा मैंने अपने पति के बारे में बहुत ही बुरा सपना देखा है। तभी सास और ससुर ने उसको शांत कराया, उसे चुप कराया, उसे पानी पिलाया, कहा बेटा सो जाओ, सुबह देखते हैं जो भी हुआ, अब बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है। जब इस तरह की बात थी, सुबह का इंतजार किया जा रहा था। सुबह को जब रजनी की आंख खुलती है तो रजनी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगती है, बिगड़ जाती है। अब रजनी की आवाज़ जो निकल रही थी वो उसकी जैसी आवाज़ नहीं निकल रही थी, बल्कि वो उसके पति की आवाज़ निकल रही थी। वो बार बार कह रही थी कि मैं रविकांत बात कर रहा हूँ। जैसे ही वो इस तरह की बात कर रहे थे तो घर वाले, परिवार वाले, आसपास के लोग भी जमघट लग जाता है। लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये महिला मर्दों की तरह कैसे बोल रही है। तभी जब उससे पूछा जाता है कि क्या हुआ है, जब इससे सवाल किया जाता है, तभी उसने कहा पहले मुझे पानी पिलाओ, उसके बाद ही आगे बात करूंगी। उसे फिर पानी पिलाया जाता है और जब पानी पिलाया जाता है तो उसने कहा कि मेरे पति यहां से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक शेरगढ़ किला है और किले के पास में एक जगह है, वहां पे मेरे पति की किसी ने पत्थर मारकर हत्या कर दी है। जैसे ये परिवार वाले, घर वाले ये बात सुनते हैं तो घर वाले, परिवार वालों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था, यकीन नहीं हो रहा था कि क्या बात कर रही है। तभी एक गाड़ी का इंतजाम किया जाता है और गाड़ी का इंतजाम करने के बाद अपने उस गांव से सीधा उस जगह पहुंच जाते हैं जो जगह बताई जाती है, क्योंकि जो रजनी है वो साथ जाती है। जो साथ जाते हैं तो उसके बाद उस जगह पर पहुंचते हैं और जो जगह उसने अपने सपने में देखी थी वही जगह जाकर वो इशारा करती है। तो वहां पर एक पत्थर पड़ा हुआ है बड़ा सा, और बड़े से पत्थर को जब देखा जाता है तो उस पर वाकई सचमुच खून के धब्बे मिल जाते हैं। और जब उन खून के धब्बों को देखा जाता है तो जितने भी लोग वहां पर होते हैं उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये सपना सच कैसे हो सकता है। उसके बाद जितने भी लोग यहां पर मौके पर मौजूद होते हैं सभी आसपास के उस इलाके को खंगालना, ढूंढना शुरू कर देते हैं ताकि कुछ मिल सके। अगर पत्थर मिला है तो यहां कुछ ना कुछ जरूर होगा। लगभग 50 फुट गहरी जगह में जाते हैं, खाई में जाते हैं और खाई में जाकर देखते हैं कि सचमुच उसके पति की लाश ही पड़ी हुई थी। बस इतना था। और ये बात जब अखबारों में, सोशल मीडिया पर हर जगह छाई रहती है, हर जगह पहुंच जाती है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि पति का कत्ल हो जाता है, उसकी आत्मा पत्नी के अंदर प्रवेश कर जाती है। क्या है पूरी कहानी, इस कहानी के माध्यम। अदालत के अंदर रजनी नाम की एक महिला, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास होती है, वो महिला रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, क्योंकि उसकी आंखों में बहुत ज्यादा आंसू आ रहे थे, वो परेशान थी, उसने जज साहब के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि जज साहब, मैं अपने बेटे और अपनी बेटी से मिलना चाहती हूं, बस एक बार मुझे अपने बच्चों से मिलने की इजाजत दे दीजिए। जज साहब ने उसकी तरफ देखा जरूर था, लेकिन उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। जैसा उन्होंने भी कुछ देर पहले आदेश दिया था कि इसको भरतपुर की जेल में भेज दिया जाए। अब भरतपुर की जेल में ले जाने वाली बात थी। जो महिलाओं ने उस रजनी को पकड़ा हुआ था, अपने हाथों से जकड़ा हुआ था, वो उनके सामने भी रोती है, गिड़गिड़ाती है। रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए बस एक ही बात कर रही थी कि मुझे मेरे बच्चों से मिलने दिया जाए, एक बार मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, एक बार मैं उन्हें गले लगाना चाहती हूँ। जब इस तरह की बात थी, रजनी बार बार एक ही रिक्वेस्ट कर रही थी। रजनी के बच्चे भी पास में खड़े हुए हैं, रजनी की जो ससुराल वाले हैं वो भी हैं, रजनी की जो और भी फैमिली के लोग हैं वो सब खड़े हुए हैं वहां पर। उन्हें दया आ जाती है, क्योंकि रजनी बहुत जोर जोर से जो रो रही थी तो उसके रोना किसी पर देखा नहीं जा रहा था। आखिरकार दोनों बच्चों को छूट दे दी जाती है। बेटा है जिसका नाम है आरब, उम्र उसकी 3 साल के आसपास है। एक बेटी है 6 साल की जिसका नाम खुशी है। खुशी और आरब को जब कहा जाता है कि जाकर अपनी माँ से मुलाकात कर लो, तो दोनों बच्चे अपनी माँ से लिपट जाते हैं, चिपट जाते हैं, और माँ भी इन बच्चों से लिपट जाती है, चिपट जाती है। और जो बच्चे भी रोना शुरू करते हैं और माँ भी रोना शुरू करती है, तो उस अदालत के परिसर में जितने लोग इस दृश्य को देख रहे थे सबके सब रोना शुरू कर देते हैं, इंक्लूड उसमें जो पुलिस वाले होते हैं ना, उनकी आंखें भी नम हो जाती हैं। सोचने पर सबके सब लोग मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये क्या दिन देखने को मिल रहा है। शायद ये माँ और बेटे, बेटी और माँ का ये ऐसा मिलन था जो शायद कभी आगे इस तरह से कभी मुलाकात नहीं हो सकती, इसलिए शायद ये आखिरी बार मिलने वाली बात थी। 10 मिनट से ज्यादा हो जाते हैं, वो महिला रोती रहती है। तभी पुलिस वाली महिला जो होती है उनके पास पहुंचती है, रजनी को समझाती है और समझा के कहती है कि रजनी, अब तुम्हें सब्र करना पड़ेगा, तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। यहां से सीधा भरतपुर की जब जेल में लेके जा रहे थे तो वहां तक वो रोते हुए जा रही थी।
पुलिस वाले उसे बार बार समझा रहे थे। दरअसल ये कहानी जो शुरू होती है रजनी की, ये जून 2025 की बात है। जून 2025 में दरअसल सोबरन सिंह ठाकुर नाम का एक व्यक्ति होता है, उसका एक बेटा होता है, इकलौता बेटा, नाम उसका रविकांत होता है। 4 बहनें और एक बेटा रविकांत। ये जिला धौलपुर का एक सैपौ थाना लगता है, सैपौ थाने का दोनारी गांव लगता है, वहां का रहने वाला होता है। ये मार्बल का एक अच्छा खासा मिस्त्री है, लेकिन अपने घर से बहुत दूर खाने कमाने के लिए जाता है बेंगलोर। बेंगलुरु में जब जाता है तो लगभग ये 1907 किलोमीटर के आसपास की दूरी है। जिस दिन वो यहां से जाने वाला है तो पत्नी कहती है कि मैं आपके साथ जाऊंगी, आपको रेलवे स्टेशन तक छोड़ने के लिए जाऊंगी। जैसे ये बात आती है तो बेटा कहता है मैं भी आपके साथ चलूंगा। बेटी भी यही बात कहती है कि मैं भी पापा मम्मी के साथ जाऊंगी। घर वाले, परिवार वाले अनुमति दे देते हैं, इजाजत दे देते हैं। दिनौर से लगभग 30 किलोमीटर दूर जो धौलपुर लगता है, वहां रेलवे स्टेशन पर जब जाकर उन्हें ट्रेन में बिठा कर आते हैं तो माँ, बेटा, बेटी ये घर वापस आ रहे थे और घर वापस आने के लिए इंतजार कर रहे थे कि कोई वाहन आएगा और इनको लेके जाएगा। वाहन घर तक के लिए मिल जाता है, आखिरकार एक टेम्पो मिलता है। टेम्पो जैसे मिल जाता है उसमें बैठ जाते हैं। बैठने के बाद ये बातचीत कर रहे थे। बच्चे दोनों माँ से लिपट चिपट के बहुत खुश हो रहे थे, हंस रहे थे, और वो ड्राइवर की नजर शीशे से बार बार उन माँ और बेटियों को निहार रहा था। इसी बीच में उसे जहां जाना था वहीं छोड़ देता है। छोड़ने के बाद फिर वो बात आई गई हो जाती है। करीब 15 दिन की बात है। 15 दिन के बाद फिर से उसे शहर जाना था किसी काम से। रजनी को जब शहर जाती है तो इत्तेफाकन ऐसा होता है, वही टेम्पो जो उसे अभी स्टेशन से घर छोड़ के गया था 15 दिन पहले, वही टेम्पो से फिर मिल जाता है। जब मिल जाता है तो उसके बाद फिर उसे देखती है, अरे तुम भैया यहाँ कैसे? बोला मेरा तो यही काम है कि सवारियों को लेके जाना, उनको छोड़ना, इस तरह से। अब यहां से वो, और उस दिन कोई सवारी नहीं थी, बस अकेली महिला यात्री थी जिसका नाम रजनी होता है। रजनी ही उस ऑटो ड्राइवर से एक बात पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़का कहता है कि मेरा नाम शाहरुख है। शाहरुख खान बोलता है। तो वो महिला हंसने लगती है कि अब तो हर कोई अपना नाम शाहरुख खान ही रखने लगता है, देखो आपने भी शाहरुख खान रख लिया। इस तरह की बात थी। दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है और जब सिलसिला शुरू होता है वो अपने मंजिल तक पहुंच जाती है और ये सफर बहुत छोटा सा फील होने लगता है। यानी कि इनकी बातचीत कुछ ऐसे चल रही थी, बातचीत होते होते दोनों की थोड़ी नजदीकियां, दोस्ती सी हो जाती है। लेकिन जब तीसरी मुलाकात होती है तो तीसरी मुलाकात में एक दूसरे का नंबर आदान प्रदान कर लेते हैं और जैसे ही नंबरों का ये एक्सचेंज होता है तो उसके बाद फिर इन दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। दिन हो रात हो, जब देखो तब तब रजनी और शाहरुख से लगातार बातचीत करती रहती थी और उनकी दोनों की नजदीकियां लगातार बढ़ती चली जाती हैं। जब कभी मौका मिल जाता था तो मौका मिलने पर वो घर से बाहर भी जाते थे, घूम भी आते थे। लेकिन ऐसे ही एक जगह जाते हैं, ये धौलपुर में एक शेरगढ़ किला है, उसके शेरगढ़ किले के पास में एक बड़ी एकांत सी जगह है, वहां जाकर बैठ जाते हैं। बातचीत कर रहे थे और बातचीत करते करते तभी रजनी शाहरुख से कहने लगती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगी हूं, तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगी, मुझे अपने पति के साथ नहीं रहना, मुझे तुम्हारे साथ रहना है और अपने बच्चों के साथ रहना है। इस तरह की बात थी। उसने कहा कि तुम्हारा पति तो वैसे भी बहुत दूर रहता है, जब तुम्हारा मिलने का मन करे तो मुझसे मिल सकती हो, बातचीत कर सकती हो, तुम कहो तो मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊंगा। इस तरह की बात थी दोनों की। लेकिन उसने एक ही जिद पकड़ी, नहीं उसे तो बस हमें उससे दूर रहना है। बात भाग चलने की आती है, तब भी शायद महिला ने कहती है नहीं नहीं, मुझे भागना नहीं है, मुझे रहना है तो सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है। वक्त आगे बढ़ रहा था और जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था तो इसके बाद फिर इस महिला ने कुछ दिन के बाद अपने ही पति को फोन किया और पति को फोन करने के बाद पूछा कि तुम कब आओगे? तो जब बात आने की आती है तो वो कहता है कि अच्छा तुम जब बुलाना चाहोगी तब आ जाऊंगा। तो पत्नी ने फिर कहा कि तो आ जाओ ना, फिर मैं बुलाना चाह रही हूं। तो उसने कहा कि ठेकेदार मना कर देता है, मैं क्या करूं? उसने कहा कि 7 महीने से ज्यादा का वक्त हो चला है लेकिन तुम घर नहीं आए हो, घर आ जाओ। जब घर आने वाली बात आती है तो उस मिस्त्री ने सीधा ठेकेदार के हाथ में फोन दे दिया कि देखो मेरी पत्नी कुछ कहना चाहती है। तभी ये रजनी ने ठेकेदार से कहा कि मेरे पति को भेज दो, 7 महीने हो गए, वैसे भी काफी दिन हो गए और बच्चे भी इनसे मिलना चाह रहे हैं। जब बात मिलने की आती है तो आखिरकार उसे अनुमति मिल जाती है और वो तारीख आती है 26 दिसंबर 2025। आखिरकार जब 26 दिसंबर 2025 को वो धौलपुर पहुंचता है तो उसके लिए पहले से इंतजार में शाहरुख खड़ा हुआ था कि ताकि वो आएगा और उसे आने के बाद वो उसे घर छोड़ने के लिए जाएगा। जैसे इंतजार कर रहे थे, पत्नी ने पूरी तरह से समझा दिया कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरी एक जानकार एक लड़का है जिसका नाम शाहरुख है, टेम्पो चलाता है, तुम्हें मिलेगा, तुम्हें घर पहुंचा देगा। इस तरह की बात थी। शाहरुख जब उसे मिल जाता है, दोनों बातचीत करते हैं आपस में। शाहरुख कहता है कि अगर सर जी आपको कोई एतराज ना हो, कोई दिक्कत ना हो तो एक बार शेरगढ़ किला चलें। तो जब शेरगढ़ किला चलने वाली बात आई थी तो पत्नी ने वो सारे राज की बात बता दी थी जो उसकी पति की कमजोरी होती हैं। पति को शराब पीने का भी वो आदी होता है, पति को बियर भी पसंद थी और जो जो उसे पसंद था वही सामान सब शाहरुख के पास होते हैं।
26 दिसंबर 2025 को आखिरकार रविकांत को वो सीधा शेरगढ़ किले के उस जगह पे लेके जाता है जहां पर पहले से ही रजनी और शाहरुख होके आ चुके थे। वहां जाते हैं, जाने के बाद खूब सारी शराब पिलाई जाती है और जब शराब पिलाई जाती है तो वहां कोई ना कोई किसी न किसी की आमद हो रही थी, कोई ना कोई आता था, चाहे वो चरवाहा हो या फिर कोई आसपास का व्यक्ति हो। जब भी वो कुछ करने की सोचता था तभी वहां कोई ना कोई दिखाई दे जाया करता था। 26 दिसंबर 2025 की शाम लगभग 6:30 बजे के आसपास का वक्त हो चला था, लेकिन उसको मौका नहीं मिल पाता है। शाहरुख उसको उठाता है, उठाने के बाद क्योंकि वो बहुत ज्यादा नशे में था, उठाने के बाद सीधा वो उसके घर दिनोर लेके पहुंच जाता है। और जैसे दिनोर लेके पहुंचता है, वहां जाने के बाद उसकी पत्नी पूछती है कि तुम अब रात में वापस क्या करोगे, जाके आज रात को यहीं रुक जाओ। तो शाहरुख उसके ही घर पर रुक जाता है, रात को वहीं ठहर जाता है। इससे पहले भी शायद उसके घर उसका आना और जाना लगा रहता था। सास ससुर को भी कोई शायद इस बात में ऐतराज नहीं होता, क्योंकि उसके लड़के का स्वभाव ही उसको कुछ सबको, परिवार वालों को सबको पसंद आया। बच्चों को भी उसका स्वभाव थोड़ा सा ठीक ठाक ही लगा था। आखिरकार रात रुक जाता है। अगली तारीख आती है 27 दिसंबर 2025। उसके बाद फिर शाहरुख बहुत जल्दी उठता है, उठने के बाद यहां से निकल जाता है। और जैसे निकलता है तो रविकांत की जब आंख खुलती है तो रविकांत अपने पिताजी के पास जाता है। पिताजी से जा कहता है, पिताजी मुझे 2000 रुपए की जरूरत है। पिताजी पूछते हैं, बेटा क्या करोगे? वो कहता है कि मुझे एक तो अपने बाल भी कटवाने हैं और साथ ही मुझे कुछ कपड़े भी खरीद के लेके आने हैं, 2000 रुपए दे दो। पिताजी ने 2000 रुपए दे दिए, क्योंकि वैसे भी वो अपने इकलौता बेटा है और वही तो कमाता है, वही कमा के सब पैसे अपने पिताजी को, अपनी माँ को ही तो देता है। अगर अपने ही दिए हुए पैसे वापस मांग रहा तो क्या दिक्कत है? पिताजी ने पैसे दे दिए, वो घर से निकलता है। और 27 दिसंबर 2025 की सुबह 11 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। सैंपू एक जगह लगती है, थाना लगता है, वहां पर वो बस स्टैंड के पास पहले से ही शाहरुख खड़ा हुआ था, उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि बातचीत तो इनकी पहले ही हो चुकी थी। पत्नी ने बताया कि तुम्हें वहां मिलेगा, वो यहाँ आसपास के सारे इलाकों को जानता है, पहचानता है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें जो कुछ खरीदना खरीद लेना। अब शाहरुख सबसे पहले उसको वहीं लेके जाता है जहां वो कल लेके गया था। वो कहता है कि वहां एकदम एकांत है, आराम से बैठ के शराब पियेंगे, मस्ती करेंगे, बातचीत करेंगे। जब इस तरह की बात थी तो उसकी रविकांत तैयार हो जाता है और शेरगढ़ के उस किले के उस एकांत जगह में जाकर पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद उसने शराब पिलानी खूब शुरू कर दी और उसे एक तरह से ओवरडोज दे देता है। वो अब अपनी स्थिति में नहीं था और उसको एक मौका मिल जाता है। आसपास में देखता है तो किसी की कोई आवाजाही नहीं थी, ना कोई चरवाहा था, न कोई लोकल का कोई व्यक्ति था। तो इसी बीच में ये शाहरुख उस रजनी को फोन लगातार, फोन लगाने के बाद कहता है कि ये शराब के नशे में चूर हो गया है, लेकिन एक बार फिर से सोच लो, समझ लो कि जो हम लोग करने जा रहे हैं वो बहुत भयानक है, उसकी जो राह है वो बहुत मुश्किल राह है, आगे हो सकता है दिक्कतें भी आ जाए। उसने कहा बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बिल्कुल कंप्लीट है, किसी को पता भी नहीं चलेगा, तुम जो काम कर रहे हो अपना काम करो। तब उसे रजनी को यकीन नहीं हो रहा था। उसने कहा कि एक काम करना, फोन चालू रहना चाहिए, यानी कि मैं इसकी आवाजें भी सुनना चाहती हूं कि आखिरकार क्या होगा क्या नहीं होगा। जब बात इस तरह की आती है तो तब शाहरुख ने एक पत्थर उठाता है और वो रविकांत बहुत ज्यादा नशे में चूर था। रविकांत ठाकुर के सर पर एक के बाद एक पत्थर से जब लगातार वार कर रहा था तब वो चीख रहा था, सिसकियां भर रहा था, क्योंकि अनकॉन्शियस स्थिति में था, कि वो पूरी तरह से न बोलने की स्थिति में था, कि नशे में था। तो जो उसकी सिसकियां भर रहा था, जो उसके कराहने की आवाजें आ रही थी, तो वो कराहने की आवाजें लगातार रजनी के कानों तक भी पहुंच रही थी। इसके बाद कुछ देर तक उसने तड़पा, तड़पने के बाद दम तोड़ देता है। उसकी इस लाश को उस गहरी सी खाई जो लगभग 50 फीट गहरी होती है उसमें वो फेंक देता है। इसके बाद वो वहां से निकल जाता है, सीधा आगरा पहुंचता है। आगरा अपनी बहन के पास जाकर रुक जाता है और वो सोच रहा था कि शायद कभी पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन रजनी जो होती है, रजनी की कानों में वही आवाज, वही सिसकियां सब कुछ गूंजने लगती हैं। वो कानों को बंद करने की भी कोशिश कर रही थी, तब भी कोई बात करता था तब भी वो उस मूवमेंट को जो भी था, जो शाहरुख ने उसके रविकांत ठाकुर के साथ किया था, वो सब कुछ उसकी कल्पना उसके दिमाग में गूंजने लगती है, आवाज के रूप में भी, और क्या मंजर वो रहा होगा वो सब। अब घर वाले उसका इंतजार कर रहे थे। रविकांत जब आता नहीं है, 27 तारीख को पूरी रात उसका इंतजार किया जाता है। अब 28 तारीख आ जाती है, तब भी इंतजार किया जाता है। घर वाले, परिवार वाले परेशान हो जाते हैं। उसका चचेरा भाई नजदीकी पुलिस स्टेशन जाता है, जाकर कहता है कि साहब देखो, हमारा भाई है रविकांत, उसका नाम है, उम्र लगभग उसकी 34 साल के आसपास है, शहर गया था बाल कटवाने के लिए, कपड़ों की खरीदारी करने के लिए, साहब वो वापस नहीं लौट के आया, उसका नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा है, साहब मदद कर दीजिए। जब घर वाले पुलिस वालों से रिक्वेस्ट कर रहे थे, पुलिस वालों ने गुमशुदगी दर्ज कर ली, लेकिन गुमशुदगी के मामले में पुलिस वाले ज्यादा गंभीरता से लेते नहीं है, बस अमूमन ऐसे कि हाँ हम देखेंगे, जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। पुलिस वालों ने ऐसे ही बात की। उधर रजनी की जो नींद थी, सुकून था, चैन था, सब गायब हो चुका था। आंखें बंद करे तो वो दृश्य घूमने लगता है, कान बंद करे तो आवाज आने लगती है। जैसे रात हो दिन हो, जब देखो उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली जा रही थी। रात जैसे ही 12 बजते हैं तो उसके बाद उसकी चीख निकल आ जाती है
और उसके पसीने पसीने हो जाते हैं। आखिरकार जब उस पर रहा नहीं जाता, जब दिन निकलता है, तो वो अपने पति की आवाज निकालने का नाटक करने लगती है और सास ससुर को कहती है कि देखो मेरे पति के साथ कोई बुरा हादसा हुआ है, कुछ बुरा हुआ है, मैंने देखा है। पुलिस को बस यहीं से थोड़ा सा शक पैदा हो जाता है कि एग्जैक्ट लोकेशन आखिरकार ये महिला कैसे बता सकती है कि किसी के सपने में ये बिल्कुल पूरी की पूरी बात सच हो सकती है कि पत्थर से मारा है, वहां पड़ा हुआ है, ऐसा हुआ है। पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ करना शुरू किया है, जब उसकी मोबाइल की सीडीआर निकलवाई जाती है, तब शाहरुख का नाम सामने आता है। पुलिस फिर शाहरुख को भी गिरफ्तार करती है। पूरी कहानी शाहरुख सामने रख देता है। वो कहता है कि साहब मैं मना कर रहा था, लेकिन इसने साफ साफ कहा कि अगर तुमने मेरे पति को नहीं मारा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं क्या करता, या मैं तो दोनों ही तरफ से फंस रहा था। आखिरकार पुलिस ने उसके साथ भी सख्ती से पेश आई और उसके फिर रजनी के साथ भी, लेकिन रजनी के दिमाग से वो चीज निकल नहीं पा रही थी। जब नहीं निकल पा रही थी, शायद उसे इतना प्राश्चित हुआ होगा या उसे लगा होगा कि उसने कुछ गलत काम किया है। यही कारण था कि वो अदालत में लगातार रो रही थी। यही कारण था अपने बच्चों को गले लगाकर लगातार रो रही थी। यही कारण था जब वो जेल जा रही तब भी लगातार रो रही थी। और यही कारण था जब वो जेल के अंदर पहुंच जाती है, रात भर सो नहीं पाती है और उसके आसपास की जो महिला कैदी होती हैं वो सब बता रही थी, समझाने की कोशिश कर रही थी, जो हो गया है उसको कभी मिटाया नहीं जा सकता। शायद तब भी उसको अपने पति के मारने का या मरवाने का एहसास ही हुआ होगा। लेकिन बाकी की जिंदगी उसकी सलाखों के पीछे गुजरेगी। बूढ़े माँ बाप हैं, एक 3 साल का बेटा है, 6 साल का बच्चा है। आखिरकार उसकी परवरिश कैसे होगी, कैसे नहीं होगी। हालांकि 4 बुआ हैं, लेकिन कहते हैं कि जो माँ बाप बच्ची की परवरिश कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इन बच्चों की परवरिश का जिम्मा हालांकि फिलहाल उसके दादा और दादी ने उठाया हुआ है। दोस्तों, इस पूरे घटना